द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपकी आगामी शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट के लिए टोटल 10 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और ये जो सारे प्रश्न हैं आपके अग्रवाल पब्लिकेशन के बुक एग्जाम कार्ड से लिया गया है। आपकी परीक्षा के लिए यह बुक बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से इस किताब को खरीद सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ नए स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए इस प्रैक्टिस सेट का क्या उद्देश्य है उसे समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप सभी लोग सुपर टेट की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें सबसे जो खतरनाक आपके लिए विषय है वो गणित ही है। तो गणित की तैयारी कैसे करना है, 20 में से 20 नंबर हम कैसे ला सकते हैं, उन सारी चीज़ों को समझना और जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो हमारे प्रैक्टिस सेट जो कि हमारे जब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी 3-4 महीना 5 महीना तब तक चलने वाले हैं, उसका जो पहला उद्देश्य है वो उद्देश्य है सीखना। भैया गणित में रट्टा नहीं मारना है, रट के आप गणित के सवाल नहीं सीख सकते हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर जादू भी दिखाते हैं, तो जादू देखने से और रटने से आप गणित नहीं सीख पाएंगे। कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, जो कुछ आपको नई चीज़ें पता चले उसको नोट करते रहिए। यानी गणित को हमें सीखना है, रोज हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। इस प्रकार से 2-3 महीने बीतने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि गणित में आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। दूसरा हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो आपका सुपर टेट में गणित का पेपर होगा वो 20 नंबरों का होगा, तो 20 में से कम आपको 15 नंबर लाना ही है। बहाना नहीं बनाना है कि गणित हमें नहीं आती है, गणित बहुत कठिन है, बहुत हम कमज़ोर हैं, ये सब बहाना नहीं बनाना है। अब तक जो किया उसको भूल जाइए। अभी भी आपके पास 3 से 4 महीने 5 महीने का समय है। अभी से आप अगर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो भी आपके कम से कम 15 नंबर तो आ ही जाएंगे। 15 नंबर गिरी से गिरी हालत में लाना, कम से कम की यहाँ बात हो रही है 15 नंबर। 15 से आप 20 नंबर तक ला सकते हैं। अगर आपको मैथ थोड़ी बहुत भी आती है तो 20 में से 20 का टारगेट बनाइए। माय डियर, जब तक आपके 15 कम से कम 15 नंबर नहीं आएंगे आप मेरिट में आपका नाम नहीं आएगा। पिछली बार भी लगभग 4 लाख बच्चों ने सुपर टेट की परीक्षा को क्वालिफाई किया था, लेकिन नौकरी सिर्फ 69,000 को ही मिली है, क्योंकि 69,000 सीटें ही थी। तो मेरिट में आना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पास होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो मेरिट में आने के लिए आप सभी लोगों को गणित में कम से कम 15 नंबर लाना ही पड़ेगा। और हमारा तीसरा उद्देश्य है कि हम लोग मैथ में कुछ ना कुछ सीखेंगे। उस प्रकार से सीखने से क्या होगा कि कम से कम आप 6 प्रश्न 7 प्रश्न या 8 प्रश्न मौखिक ही सॉल्व कर सकें। अगर आप मौखिक नहीं कर पाते हैं तब भी 1-2 लाइन में ही आपका आंसर आ जाए, ये आपको सीखना है। ठीक है, तो सीखने में पीछे नहीं हटना है। आप लोग हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। लगातार जब तक पेपर नहीं होगा साथ में बने रहेंगे और यकीन मानिए इन तीनों अपने उद्देश्यों को हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग आज का अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और ये सारी बातें हम लोग लगभग हर वीडियो लेक्चर में बताते हैं, तो इसको बार बार आप सुना करिए। आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा और अपने लक्ष्य से आप भटकेंगे नहीं। लक्ष्य बना के पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अन्य पेपर जो आपका हिंदी आने वाला है या अंग्रेजी आने वाला है या संस्कृत आता है या कंप्यूटर आता है या मनोविज्ञान आता है, उसकी कैसी तैयारी करनी है उसकी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग गणित पढ़ रहे हैं, तो गणित में कैसे 20 में से 20 ला सकते हैं या गिरी से गिरी हालत में 15 कैसे नंबर ला सकते हैं, इस पर चर्चा लगातार करते रहना है। जब तक पेपर ना हो जाए तब तक चर्चा करते ही रहना है। तो भैया इन्हीं सारी बातों के साथ अपने पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न हमारा संख्या पद्धति का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पर प्रथम 20 इसको ध्यान दीजिए, प्रथम 20 ये जो सम संख्याएं लिखी हैं इसको ध्यान दीजिए और योगफल ध्यान दीजिए। बस इतना ध्यान देना है कि अगर शुरुआत की 10, 15, 20, 25, 30, 50 संख्याओं हों और सम संख्याएं हैं, उसका आपको योगफल निकालने के लिए दे दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ सोचना समझना नहीं है। एक फार्मूला, छोटा सा फार्मूला है, उसको अप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या है? सम संख्याओं वाला फार्मूला। जब सम दिया हो तब ये फार्मूला अप्लाई होगा, n+1, यानी कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। इसको अगर आप कॉपी लेकर बैठे हैं तो नोट भी कर सकते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं के योगफल का भैया फार्मूला क्या होगा? सम संख्याओं के योगफल का फार्मूला होगा वो हमारा n+1 होगा। तो n की वैल्यू कितनी है? ये प्रथम
20 है तो यही हमारा n की वैल्यू है। प्रथम n यानी प्रथम 20 सम संख्याओं की इक्वल फार्मूला n+1 होता है। फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए, n की वैल्यू 20 है तो 20 और 20 + 1 हो जाएगा 21। तो 20 का मल्टीप्लाई 21 में करना है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये पीछे हो जाएगा 0, 420 आपका आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। आपको हम संख्या पद्धति पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज भी आपको पढ़ाएंगे, ये सारे फार्मूले रटा देंगे, चिंता मत करिए। अगले हफ्ते से आपका चैप्टर वाइज सारी चीज़ें चालू हो जाएंगी। वो ये फार्मूले जितने हैं छोटे मोटे फार्मूले जो संख्या पद्धति में इस्तेमाल होते हैं वो सारे फार्मूले आपको रटा दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 7:8 दिया गया है। लासापा यानी एलसीएम दिया गया है 56, तो मासापा निकालना है। देखो जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो कि ये जो अनुपात दिया गया हो, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया हो, उनका एलसीएम दिया गया हो और उनका एचसीएफ पूछ रहा हो, तो मासापा को हम लोग एचसीएफ कहते हैं, ठीक है, और लासापा को हम लोग एलसीएम कहते हैं, ये तो पता ही है। तो इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है। यहाँ पर प्रश्न को समझाने में ज़्यादा समय हम लोग अपना व्यतीत नहीं करेंगे, सीधा छोटा सा एक फार्मूला उसको देख लेते हैं। एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ और मल्टीप्लाई अनुपातों का गुणनफल। तो अनुपातों का गुणा ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो एलसीएम हमारा कितना दिया है, देखिए प्रश्न में साफ साफ दिया गया है 56। एचसीएफ निकालना है तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। अनुपातों का गुणा, तो पहला अनुपात 7 है, दूसरा अनुपात 8 है, तो 7 × 8 ये कर देना है। तो 7 × 8 = 56, ये 56 से 56 कैंसिल आउट हो जाएगा। x बराबर बचेगा 1। x क्या था हमारा एचसीएफ यानी कि मासापा था। कहाँ पर 1 है, पहला वाला विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये फार्मूला याद रखिएगा। जब भी अनुपात दिया गया हो, एलसीएम दिया हो, एचसीएफ पूछ रहा हो, तो एलसीएम एचसीएफ और अनुपातों में यही फार्मूला हमारा यूज होता है। छोटा सा फार्मूला, इसको आप याद रख लीजिएगा। अब ये फार्मूला कहाँ से आता है इसको समझाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो जब हम लोग रेशियो का चैप्टर पढ़ेंगे या अनुपात समानुपात का चैप्टर पढ़ेंगे तो यह सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, या एलसीएम या एचसीएफ का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सारी चीज़ें दी गई हैं, वहाँ पर ये आपको बता दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपको करना क्या है भैया कि ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करना है। जो आपको पेपर मिलेगा उसी में आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहीं पर हम लोग सॉल्व करेंगे और जो आएगा उसको लिखते जाएंगे, ठीक है। देखिए ये जो भाग का निशान है ये गुणा का निशान बन जाता है। कब जब ये संख्या पलट जाती है। 3 चला जाएगा ऊपर, 1 चला जाएगा नीचे, ठीक है। ये नीचे वाला पोर्शन या जो हमने अभी ब्रैकेट में किया उसको सॉल्व किया है, तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, 3 एकम 3 है। तो अब जरा ध्यान से इसको देखिए, इसको इतने वाले पार्ट को देखिए, नीचे वाले पार्ट को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा है 1 भाग्यम, यहाँ ऊपर 1 है और नीचे यहाँ क्या है 3 एकम 3 आ गया, समझ रहे हैं ना। 3 एकम 3 नीचे 1 है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये भाग का निशान गुणा का निशान बदल जाता है जब 3 ऊपर जाएगा और 1 नीचे जाएगा। तो भाग का जो निशान होता है वो गुणे के निशान में बदल जाता है जब आगे वाली संख्याओं में अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो अभी तक हमने जहाँ पर ये निशान लगाया है, 1 मिनट दूसरा पेन का यूज कर लें, दूसरे कलर का यूज करते हैं। ये जहां तक निशान लगाया इसको सॉल्व कर लिया, इसका वैल्यू कितनी आ रही है, ये पूरे की पूरा सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो फिर लिख देते हैं 1 अनुपात। अब इसको लिख रहे हैं, ऊपर वाला लिख रहे हैं भैया, ये ऊपर वाला 1 भाग्यम 1 और नीचे कितना बचा है 3। तो इसमें वही करेंगे 1 गुणा 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रहेगा, तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3। हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। उम्मीद है ये इस प्रकार के प्रश्न कैसे सॉल्व करना है आपको समझ में आ गया। नीचे से आप स्टार्ट करेंगे और जो आएगा उतना लिखना है, पूरा प्रश्न उतारने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो जैसे हमने किया है 1-2 लाइन लिख के आंसर निकाला, उसी प्रकार से जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। चलिए, और इसके अलावा जो भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। देखिए शेषफल प्रमेय का ये बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है। प्रश्न में क्या है कि 20 की घात कितना भैया n है, इसको 19 से भाग दो, यही तो लिखा है, 19 से विभाजित करना यानी भाग करना। तो शेष क्या बचेगा ये आपको निकालना है। इस प्रकार के प्रश्न हम लोग पिछले जो वीडियो लेक्चर है उसमें देख चुके हैं।
तो इसको क्या करना है, देखिए परेशान मत होइए, 20 की घात n का मान क्या होगा क्या नहीं होगा इसका हमें कोई मतलब नहीं है। बस आप ये करिए, ये जो आधार है, ये जो आधार है 19 का इसमें भाग कर दीजिए। चलिए यहाँ पर भाग कर लेते हैं। भाग करना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर हम लोग करके दिखा देते हैं। तो 19 का भाग 20 में करेंगे तो 19 से कम 19। आप कहेंगे 19 का भाग क्यों कर रहे हैं, अभी आपको समझाते हैं क्यों कर रहे हैं। शेष कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। शेष कितना आ रहा है भैया, 1 आ रहा है। तो जो शेष आता है, क्योंकि हमें शेषफल प्रमेय यहाँ पर हम लगा रहे हैं, तो जो शेष आता है हमें सिर्फ उतना, उससे ही मतलब होता है। ये 19 का भाग कितनी बार जा रहा है इससे कोई हमारा यहाँ पर मतलब नहीं है। इस चीज को आप समझ रहे हैं। शेषफल प्रमेय में जो ये शेष 1 आ रहा है, बस हमें इससे ही मतलब है। तो आप क्या करिए कि यहाँ पर 1 लिख दीजिए, ठीक है। 1 की घात कितना बचा, ये n बचा। 19 का हमने 20 में भाग कर किया, जो शेष आया सिर्फ उतना लिखना है। तो 1 आया, 1 की घात बचा है कितना, n। तो 1 पर चाहे इतना घात लगाओ, चाहे इतना घात लगाओ, चाहे 1 की घात 1 पर 10 घात लगाओ, चाहे 20 घात लगाओ, चाहे 100 लगाओ, चाहे 1 लाख घात लगाओ, कुछ भी घात लगाओ, तो 1 पर चाहे इतनी घात हो उसकी वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार आपका विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो शेषफल प्रमेय में आप समझ गए क्या करना है। जो भी पहले लिखा हो आप प्रश्न को इस तरह से लिख लीजिए, जो नीचे वाली संख्या है उसका इस आधार में भाग कर दीजिए, जितना शेष आएगा बस उतना ही आपको लिखना है, और उस पर जितनी घात आएगी उसको लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी शेषफल प्रमेय में आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले तो इसको आप इस प्रकार से करिएगा। और इसमें कभी कभी ये जो शेष है ये माइनस में भी आता है। माइनस में कैसे आता है, पुराने वीडियो लेक्चर देखिए, उसमें शेषफल प्रमेय के 2-4 प्रश्न बहुत ही बेहतरीन आपको सॉल्व कराए गए हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यदि रजत की आय अंश की आय से 25% अधिक है तो रजत की आय कितने प्रतिशत कम है। अच्छा इसमें देखिए, ये जो रजत है ना भैया, इसको भूल जाइए, ये जो अंश है इसको भूल जाइए। ऐसे प्रश्न, आपकी ये प्रतिशत का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न में ये सिर्फ 2 शब्द याद रखिएगा, ये अधिक वाला और ये कम वाला, ठीक है। तो यानी कि अधिक आपको दिया गया है, कम आपको निकालना है, बस इतना याद रखना है। तो इसके कम से कम 4-5 तरीके होते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के। हम आपको इसको बिल्कुल बेसिक मेथड समझाते हैं, ठीक है। कोई भी प्रश्न, कोई भी चीज कितने % होती है, 100% होती है। बिल्कुल बेसिक मेथड समझिए। 2 चीजें याद रखिएगा कि आपको अधिक दिया गया है, और कितना अधिक दिया गया है, ये 25% अधिक दिया गया है, और कम निकालना है। ये रजत कौन है, अंश कौन है, इससे कोई मतलब नहीं आपका, ठीक है। तो रजत अंश से हमारा कोई मतलब नहीं है, इसको काट दो। तो अधिक दिया गया है, कितना अधिक, 25% अधिक दिया गया है, कितना कम होगा यही हमें निकालना है। अब देखिए प्रतिशत का बेहतरीन मेथड समझिए। तो देखिए, कोई भी चीज होती है 100% होती है। अगर हम इसको 25% अधिक कर दें तो कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा, ठीक है। 25% बढ़ाएंगे तो भैया 125% ही तो होगा। इसको हम रुपए में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका 100 रुपया है, यहाँ पर आपका 125 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, पानी वानी सभी लोग पीते रहिए, गर्मी का महीना है। तो हमने क्या किया, कोई भी चीज़ 100% होती है, उसमें जब 25% बढ़ाएंगे तो वो 125% हो जाएगी। तो 25% बढ़ाने पर 125% हो गया भैया, ये तो सिंपल सी बात है। अब हमें कम करना है, कम करके कहाँ पे लाना है, फिर इसी 100 पे लाना है, ठीक है। यहाँ पर आप रुपया भी लिख सकते हैं, 100 रुपया, यहाँ पर 125 रुपया, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो जब हम कम करके लाएंगे, 125 से 100 पे लाएंगे तो कितना कम करेंगे, हाँ स्वाभाविक सी बात है, हम 25 कम करेंगे, ठीक है। 25 कम करेंगे, लेकिन कहाँ से करेंगे, 125 से कम करेंगे। तो आप इसका प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, बात को ध्यान से समझ लीजिए। आपने जितना कम किया है उसको लिख लीजिए। कम कितना किया है, 25, 125 से फिर हमें 100 पर आना है। तो कम कितना किया, 25 किया। तो जो कम करते हैं उसे ऊपर लिखते हैं, जहां से कम करते हैं उसे नीचे लिखते हैं। तो कम कहां से हो रहा है, 125 से हो रहा है, उसको नीचे लिखते हैं, गुणा क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए क्या करते हैं। ऐसे प्रश्नों में हाँ, कोई भी चीज़ 100% होती है, जब 25% को बढ़ाना था तो हो गया 125%। अब हमें फिर कम करना है, यानी 125 से फिर 100 पर आना है। तो 125 से जब 100 पर आएंगे तो कितना कम होगा, 25 कम होगा। तो जो कम होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जहां से कम होते हैं, जहां से हम कमी कर रहे हैं, कमी कहां से कर रहे हैं, 125 से कर रहे हैं, उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, गुणा 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। तो ये 25 हो जाएगा, 25 पंचे 125 और 25 5 दूनी 20, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 20% आंसर होगा। कहाँ पर है? विकल्प सी में है। तो बात समझ में आई? जब भी आपको ये प्रश्न आएगा तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे ये जो 25 है इसको ऊपर लिखना है और बढ़ाने के बाद 125 हो जाएगा, नीचे लिखना है, गुणा 100 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी एक लाइन में ही लिखकर आपको अपना आंसर निकाल लेना है। इसका फार्मूला भी होता है, लेकिन फार्मूला रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। जहां पर फार्मूले की उपयोग होगा, बिना फार्मूले के हम सवाल नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वहीं पर फार्मूला हम लोग याद करेंगे। और फार्मूले का उपयोग कहां पर होगा? आप संख्या पद्धति पढ़ेंगे, वहां पर फार्मूला लगेगा। आप जब क्षेत्रमिति यानी क्षेत्रफल परिमाप वाले सवाल पढ़ेंगे, आयतन वाले सवाल पढ़ेंगे, वहां पर आपका फार्मूला लगेगा। और वृत्त, त्रिभुज, ये सब जो जितनी भी सारी चीजें होती है इसको पढ़ेंगे तो वहां पर फार्मूला आपका यूज होगा। और बाकी किसी भी जगह पर फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करना है। तो भैया इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर के प्रश्न में ए और बी का औसत 200 है और सी और डी का औसत 250 है। तो ए बी सी डी का औसत क्या होगा? देख कितना आसान सा प्रश्न है। ए और बी दो लोग हैं, उनका औसत 200 है। तो अगर दो लोग हैं तो 200 में, अगर इस 200 में हम लोग 2 का गुणा कर दें तो ए और बी का टोटल आ जाएगा। टोटल कितना हो गया भैया? 400। सी और डी दो लोग हैं, इनका औसत 250 है। तो अगर 250 में 2 का गुणा कर दें तो हो जाएगा 500। और ये 500 क्या आ जाएगा? सी और डी का टोटल आ जाएगा, यानी योग। तो सी और डी का योग निकालने के लिए 250 में 2 गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 लोग हैं। और ए और बी का योग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया? 200 में 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि ए बी भी 2 लोग हैं। तो कुल मिला के हमारे पास हो गए 4 लोग। 4 लोगों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 900। 4 लोगों को जोड़ने पर टोटल कितना आ रहा है? 900। और इनका औसत निकालना है। तो औसत कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, तो 4 से भाग करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8 और कितना बचा भैया? 1। 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। कहाँ भैया? 2 2 5। कहाँ पर भैया? विकल्प डी में। विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। कितना आसान प्रश्न था, कोई इसमें दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। ये प्रश्न तो आपके बिल्कुल सही होना चाहिए। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि भैया कुछ हमारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट करते हैं कि ये कराइए वो कराइए, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि उनके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम लोग जो 10 प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं उसमें से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इसको जरूर बताते चलिए। और एक चीज़ और यहाँ पर बता दें कि अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास यूपी बोर्ड की कक्षा 5 की, कक्षा 6 की, कक्षा 7 की और कक्षा 8 की बुक होना ही चाहिए। इससे आपको बेसिक पढ़ना है और अगर बेसिक पढ़ लेंगे तो आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। जैसे कि उदाहरण के रूप में माने कि ये औसत का सवाल आपके सामने है, आपको औसत नहीं आता है तो आप बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें आर.एस. अग्रवाल के लिए आइए, एस.डी. यादव के लिए आइए, किरण पब्लिकेशन ले आइए, उसको देख कर ही आप बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, उतनी मोटी किताब। तो आप ये जो अपनी क्लास ये कक्षा 5, 6, 7 तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, तो जब इसकी किताब दोबारा से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और आपको यूपी बोर्ड की ही किताब लाना है, क्योंकि आपको पेपर यूपी का ही देना है। क्लियर? तो यूपी बोर्ड अब तो एनसीईआरटी चलता है, तो आप 1-2 साल पुरानी यूपी बोर्ड की किताबें ले लीजिए। जो भी आपके आसपास प्राइमरी विद्यालय हो या जूनियर विद्यालय हो वहां पर ये किताबें भरी पड़ी हैं। ठीक है, तो जाके मांग लीजिएगा कि सर दे दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये किताबें आप ले लीजिएगा। और अगर आपको 20 में से 20 नंबर लाना है तो कक्षा 9 और 10 की भी किताब ले लीजिए, तो यहाँ से आपके 20 में से 20 नंबर आ जाएंगे। कहने का मतलब आपको सिर्फ बेसिक पढ़ना है, आपको सिर्फ बेसिक पढ़ना है, वही पढ़ना है जो चैप्टर आपकी परीक्षा में आते हैं। जब कक्षा 5, 6, 7, 8 की किताब लाएंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो आपके मतलब के नहीं है, जो आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, तो उनको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, तो पूरी किताब पढ़ना भी नहीं है और यहाँ से आपका बेसिक तैयार होगा। बाकी हम प्रैक्टिस करा ही रहे हैं और बाकी हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे ही। तो जब सब कुछ हम पढ़ा रहे हैं तो परेशान होने की क्या आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया इन्हीं सब बातों के साथ में। अच्छा ठीक, गजब का प्रश्न है। देखिए ये इस प्रश्न को करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको हम इसका बिल्कुल सिंपल तरीका बताते हैं कि जब भी आपको औसत निकालना हो तो आप क्या करिएगा। ठीक है, तो औसत का एक फार्मूला होता है, औसत का एक फार्मूला होता है। वहाँ पर वो फार्मूला हम यहाँ पर बताना चाहेंगे और बताने उस फार्मूले को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। तो औसत का एक फार्मूला होता है कि प्रथम जो पद होता है उसको लिखो, जो अंतिम वाला पद होता है उसको लिखो, पहला और आखिरी वाला लिख लो और फिर 2 का भाग कर दो तो हमारा औसत निकल आएगा।
लेकिन यही फार्मूला हम यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आखिरी वाला पद क्या है ये नहीं पता है। ये 25 पदों तक है, लेकिन आखिरी में कौन सा है ये हमें नहीं पता है। तो ये 2, 3, 5, 7, 9, 10 देखिए निश्चित क्रम में है। जब संख्याएं एक निश्चित क्रम में होती हैं तो औसत का वहाँ पर जो फार्मूला लगता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। तो इसका हमें आखिरी वाला यहाँ पर आखिरी में क्या है ये हमें पता चल जाए तो हमारा मजा आ जाए। चलिए आखिरी वाला पद निकालने के लिए जो हमारा एक फार्मूला होता है समांतर श्रेणी वाला वही लगा देते हैं। तो अंतिम पद का फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए समांतर श्रेणी में a प्लस n-1 और इंटू डी क्या होता है सारबंतर। देखिए 1 से 3 यहाँ पर जो क्रम दिया गया है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, तो कितने का अंतर है, सब में 2 का अंतर है। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, d हो जाएगी। n 25 पद हैं तो n की वैल्यू कितनी है, 25 है। a हमारा पहला पद होता है, a का मतलब पहला पद, तो a की वैल्यू 1 दिया गया था। तो a की वैल्यू पहला पद उसकी वैल्यू n है। 25 n पदों की संख्या होती है उसकी वैल्यू 25 है। तो यहाँ पर 25 माइनस 1 हो जाएगा। d सारबंतर होता है सब में 2 का अंतर है, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 लिखना है, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 प्लस के हो गया 24, 25 में से 1 गया 24 गुणे 2, तो 24 दूनी 48, 48 से 1 हो जाएगा 49। तो आखिरी में सबसे आखिरी में यहाँ कौन सा पद है, 49 है। अब आप औसत का फार्मूला यहाँ पर लगा दीजिए। पहला पद कितना है भैया, पहला वाला है 1, आखिरी वाला कितना है 49 और नीचे है 2 का भाग करना है। तो 49 से 1 हो गया 50, 50 में 2 का भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 25। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो औसत के जब भी इस प्रकार से कोई प्रश्न मिले तो पहला और अंतिम डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आखिरी पद आपको नहीं पता है तो समांतर श्रेणी वाला ये फार्मूला लगा दीजिएगा। लेकिन ये फार्मूला कहाँ इस्तेमाल होगा, जब संख्याएं एक निश्चित क्रम में दी गई हैं। यहाँ पर देखिए 3, 4, 5, 7, 9, 11 एक निश्चित क्रम बन रहा है, सब में 2 का अंतर है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन है जो हमने अभी पीछे सॉल्व किया 57 में, ये यहाँ पर करना है। 21 से 30 तक की संख्याओं का औसत निकालना है। तो अब ये मत करिएगा, देखिए औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कितनी संख्याएं होती है सबको पहले जोड़ लेते हैं, फिर उनको जितनी संख्याएं होती है उससे भाग कर लेते हैं। मान लेते हैं 21 से 30 तक की संख्या निकालना है, तो 21 से 21, 22, 23, 24 सबको जोड़ेंगे, फिर 21 से 30 जो कितनी संख्या है, 10 संख्या है, 10 का भाग करेंगे। तो इतना कठिन काम नहीं करना है। करना क्या है, देखो ध्यान से, 21 से 30 निकालना मन भैया, तो पहली संख्या 21 होगी, फिर दूसरी 22 होगी, फिर ऐसे करते 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 आखिरी संख्या कितनी होगी, 30 होगी। तो 21 से 30 तक ये हमारी संख्याएं होगी। अब आप लोग क्या करते कि इसको जोड़ते फिर 10 का भाग करते तो औसत आता। लेकिन हमने क्या बताया है, पहला पद लिख लो 21, आखिरी वाला पद लिख लो 30, नीचे 2 का भाग कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। क्योंकि इन संख्याओं में भी एक निश्चित क्रम है और इसमें आखिरी संख्या हमें पता है। इससे पहले वाले सवाल में आखिरी संख्या हमें नहीं पता था, इसलिए यहाँ पर हमने अंतिम पद निकाला है। तो 2 का भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 51, 51 में 2 का भाग करेंगे तो आपका 25 और 0.5, 25.5 आपका आंसर रहेगा। कहाँ पर है भैया, विकल्प डी में है। कितना आसान सा प्रश्न है। इसी तरीके से आसान बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना है। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत यहाँ पर हमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पूजा और प्रिया के बीच कितना है भैया, चलो कितना आसान प्रश्न है। अपना बाहुबली मेथड कब काम आएगा, यहाँ पर लगाते हैं। टोटल कितना रुपया है, 25,000। रुपये में टोटल कितना है, 25,000। अनुपात में टोटल कितना है, अनुपात का जो टोटल है वो है 5। तो रुपए का देखिए, बाहुबली मेथड आपको नहीं पता है तो पुराने लेक्चर देखिएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ नए बच्चे चलिए यहाँ पर समझा भी देते हैं कि बाहुबली मेथड में क्या करते हैं भैया, कि जो रुपया दिया गया हो, बाहुबली मेथड लगता कहाँ पर है, बाहुबली मेथड आपका अनुपात में लग जाता है। बाहुबली मेथड जहाँ पर भिन्न दिया गया हो वहाँ लग जाता है, और जहाँ पर प्रतिशत की बात हो रही हो वहाँ पर लग जाता है। यानी इन 3 चीज़ों में ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो करते क्या है, जो रुपया दिया होता है उसे ऊपर लिखते हैं, इस रुपए का जो अनुपात होता है वो नीचे लिखते हैं। तो अनुपातों का टोटल 5 है, रुपए का टोटल 25,000 है, तो 25,000 रुपया ऊपर लिखा, उसका अनुपातिक वैल्यू क्या है वो नीचे लिखा, गुणा क्या है, जो निकालना होता है उसे गुणा करते हैं। तो निकालना क्या है, प्रिया वाला भाग निकालना है, और प्रिया कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, यानी कि ये दूसरा वाला अनुपात जो है तो ये प्रिया का है। 2 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 25 और 5 हो जाएगा
10, यानी कि आपका 10,000 रुपया प्रिया के पास रहेगा। कहाँ पर है? पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगर कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है या किसी दूसरे तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। वहाँ पर हम लोग आगे जब इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे तो इन्हीं सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के दूसरे तरीके भी बताए जा सकते हैं, क्योंकि मैथ में अधिकांश प्रश्न 3-4 तरीकों से सॉल्व हो जाता है। एक प्रश्न एक ही तरीके से हल नहीं किया जाता है, उसके सॉल्व करने के 2, 3, 4, 5 तरीके होते हैं। ठीक ना भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। प्रश्न को आप सभी लोग ध्यान से देखिए और यहाँ पर एक फार्मूला लगने वाला है M1 D1, ये को कार्य और समय का प्रश्न है, बराबर M1 D1 है, यहाँ पर W1 है, ठीक है, और यहाँ पर आगे M2 D2 अपॉन W2, ठीक है। अब प्रश्न को पढ़ते जाइए। M वो होते हैं जो जितने आदमी काम करते हैं, D फॉर डेज जितने दिन के लिए काम करते हैं, यहाँ H1 भी होता है घंटे के लिए, लेकिन यहाँ पर घंटों की बात नहीं की जा रही है इसलिए हमने H की वैल्यू नहीं लिखी है। W होता है जो काम किया जाता है, और यहाँ पर इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन में M2 D2 और W2 होता है। तो पहली कंडीशन में कितने आदमी काम करना है? 20 आदमी। तो जो काम करते हैं वो M कहलाता है M1। कितने दिन में हो रहा है? 30 दिनों में हो रहा है, तो ये D1 की वैल्यू हो गई, ठीक है। कौन सा काम करना है? किसी काम को, तो हम किसी काम की बात करें तो एक काम मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन में 5 आदमी और बढ़ा दिए जाएं, तो पहले कितने थे? 20 थे। पहले कितने थे भैया? 20 थे। 5 बढ़ा दोगे तो कितने हो जाएंगे भैया? 25 हो जाएंगे। तो दूसरी कंडीशन में आदमी कितने हो गए? 25 हो गए। तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? कितने दिनों में पूरा होगा, यानी कि दिन की संख्या निकालनी है D2, इसको हम लोग x मान लेते हैं, और वह कार्य यानी कि जो काम पहले था वही काम बाद में है, तो यानी काम हमारा सेम है। तो अगर हमने पहली कंडीशन में 1 माना है W1 की वैल्यू, दूसरी कंडीशन में W2 की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि काम हमारा सेम है। तो अगर हम लोग W1 W2 ना भी लिखते तो भी हमारा काम चल जाता। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 चौके 20 और यहाँ पर हो गया 50 भैया 25 और 5 छक्के 30 और 6 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा भैया 24। तो 24 कहाँ पर है? आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इन 10 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं उन सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यहाँ पर आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, जाते जाते इस सूचना को भी लेते जाइए कि आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट के बारे में बताया गया है कि आपके 100 रुपये में 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट, उसको जरूर से जरूर खरीद लीजिए, क्योंकि मार्केट में जब आप कोई प्रैक्टिस सेट की बुक खरीदने जाते हैं तो उसकी सामान्य कीमत 150 रुपया होती है, ठीक है। तो 150 रुपये में आपको 15 प्रैक्टिस सेट या 20 प्रैक्टिस सेट ही मिलते हैं। तो कहने का मतलब अगर आप 10 किताबें अपने पेपर तक खरीदते हैं तो 1,500 से 2,000 रुपया आपका खर्चा होने वाला है। तो इन सारी किताबों को खरीदने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सारे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा दिए गए हैं। आप दी गई प्रक्रिया के अनुसार उसको फॉलो करेंगे तो आपको टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। तो इस प्रकार से अपने ऊपर ज़्यादा रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। नॉलेज पर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। किताबों के ऊपर बहुत ज़्यादा रुपया फूकने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ठीक ना भैया? इन्हीं सब जानकारियों के साथ हम लोग मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।